नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार स्टार, हर खबर आप तक। जनपद कन्नौज के छिबरामऊ निवासी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपू चौहान से आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान के बारे में बात करते हुए हिंदुस्तान समाचार स्टार के प्रधान संपादक जयप्रकाश गुप्ता द्वारा ली गई बाइट। कैमरामैन राज वर्मा के साथ, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार स्टार। मैं इस समय मौजूद हूँ कन्नौज जिले के छिबरामऊ विधानसभा में, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपू चौहान जी। मैं दीपू चौहान जी से जानना चाहता हूं 2024 की लोकसभा जो चुनाव आने वाले हैं, इसमें क्या तैयारी चल रही है और समाजवादी पार्टी की जो सदस्यता अभियान चल रहा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं। आइए मैं मिलवाना चाहता हूँ आप सभी को दीपू चौहान जी से। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद और बधाई। जो हिंदुस्तान समाचार जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र में जो काम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय योगदान है आपका। जो ग्रामीण अंचल को जोड़ते हैं आप, कानपुर देहात और कानपुर नगर दोनों को आप कवरेज करते हैं, और आप आज यहाँ पे छिबरामऊ कन्नौज में आए हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपकी बधाई और शुभकामनाएं। और रही बात 2024 के चुनाव की, तो हमारे नेता ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। और जैसा आपने अभी देखा विगत दिनों से 4 दिवसीय लगातार दौरा रहा। 2 दिन कन्नौज रहे, जौनपुर रहे, अभी फिलहाल दिल्ली थे। और समाजवादी सदस्यता अभियान जो गति दे रहे हैं वो समाजवादी सदस्यता अभियान को, तो उन्होंने कह भी रखा है सबसे कि मैं जाके स्वयं जाऊंगा हर जिले में, और जो समाजवादी सदस्य बने हैं उनसे बात करूंगा, मिलूंगा। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता जमीनी काम करते हैं, जमीनी काम पर विश्वास करते हैं। और ये देखिए आप, ये रसीद बुक है, मात्र 20 रुपए की सदस्यता शुल्क है, जिसके साथ आप 5 साल सदस्य बन सकते हैं। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की समस्त जनता से, जो इस चैनल को देख रहे हैं, कि आप भी सदस्यता अभियान से जुड़ें और लोगों को जोड़ें, क्योंकि समाजवादी वो रास्ता है जो आपको तरक्की तक ले जा सकता है। आज जो देश में हालात देख रहे हैं आप, आज जो आपने देखा सरकारी तंत्र का कैसे दुरुपयोग किया गया, कैसे आज हनन हो रहे हैं। अभी आपने देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, जिसका बड़े जोर शोर से उद्घाटन किया गया और धस गया पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और चरम पर हो रहा है। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद का चूल्हा उड़ के आते हैं लोग, ये धर्मवाद का चूल्हा उड़ के आते हैं, अगर देश को बचाना है इनसे, तो कहीं ना कहीं हमें समाजवाद का साथ देना होगा, आदरणीय का साथ देना होगा। हमारा वोट प्रतिशत न कल कम हुआ था न आज कम हुआ है। अखिलेश जी की वही लोकप्रियता कल भी थी, आज भी है। गली चौराहे मोहल्ले किसने पूछे दिए, सब कह रहे थे अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या हुआ, आपसे कुछ छुपा नहीं है। 1 करोड़ वोट बढ़ा हमारा। तो 2024 की तैयारी अगर जमीनी तरीके से कर ली गई, अगर हमारा कार्यकर्ता उत्साह के साथ, जिस उत्साह में 2022 लड़ाया था, उसी उत्साह के साथ 24 लड़ाया, निश्चित रूप से हम लोग 80% सीटें जीतेंगे। मैं जानना चाहता हूं दीपू चौहान जी आपसे कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए, ऐसी क्या कमियां रह गई चुनाव में, या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यों को लेकर क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से सरकार नहीं बन पाई। देखिए, अखिलेश भैया ने जो कार्य किए हैं, आदरणीय अखिलेश जी ने जो कार्य किए हैं, उन कार्यों में कोई कमी नहीं है। हमारा एक्सप्रेस वे कल भी बुलंदियों पे था, आज भी बुलंदियों पे है। और इन्होंने जो उद्घाटन किए हैं अभी बुलंदशहर एक्सप्रेस वे के, उसमें क्या हुआ, टूट हो गई, पूरा टूट गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सुधारे आ गए। तो हमारा काम जो है आज भी बोल रहा है, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे वो लखनऊ का जो विकास हो, चाहे आप कानपुर में कितना विकास करवाया था, और कन्नौज में इतना पार्क बन रहा था, इतना विकास हुआ था, कन्नौज मेडिकल कॉलेज से लेकर हमारे काम में कोई कमी नहीं थी, हमारे कार्यकर्ताओं में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब आप लूटने पर उतारू हो, जब आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने उतारू हो, तो उसको जब लोकतंत्र का हनन है। अब एक बहुत बड़ा मूवमेंट समाजवादी दिल्ली करने वाले हैं, हम लोग ईवीएम का विरोध करेंगे। जब बड़े से बड़े चुनाव, अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर से हुआ, बड़े से बड़ा चुनाव जब बैलेट पेपर से होता है, तो ये ईवीएम के चुनाव क्यों होते हैं, पहली बात सुनिए। दूसरी कि हम बैलेट पे जीते और ईवीएम में हार गए। और जब मशीनें रखाई जा रही थी उस समय,
जब हमारे नेता ने आह्वान किया कार्यकर्ताओं का, तो मुझे नहीं तो आखिर वो जांच क्यों नहीं कराएगी? फिर कुछ अंतराल से हमारे प्रत्याशी हारे, कोई 500 वोट से 1000 वोट से आ रहा है, बेचारे चिल्लाते रहे रिकाउंटिंग कराई जाए, कोई रिकाउंटिंग नहीं। तो हमारे नेता के नेतृत्व की कमी कहाँ थी? अखिलेश जी ने अकेले चुनाव लड़ा, कोई साथ नहीं था, अकेले कानपुर लेके गए, अकेले पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, और पूरे प्रदेश में आपने जो लहर देखी अखिलेश जी की, वो किसी छुपी नहीं है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो जनता से नहीं छुपा। अच्छा दीपू चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरह की तैयारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा उनकी सीटें आ सके? देखिए 2024 में अखिलेश जी ने साफ कह दिया है कि 80 लोकसभा सीटों पर 6 महीने में दौरा करेंगे। और इस सदस्यता अभियान किसी देख रहे हैं आप, इस सदस्यता अभियान के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हर जिले के लिए, हर जिले के लिए प्रभारी सदस्यता अभियान होगा जोर-शोर से। और अखिलेश जी ने कहा है कि हम कार्यकर्ता के आधार पर, अभी हमारे पूरी कमेटी हम चल रही है, संगठन पूरा हम चल रहा है, अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा है कि हम कार्यकर्ताओं के आधार पर जिला प्रस्तुत करेंगे। अखिलेश जी ने कहा है कि हम कार्यकर्ताओं के आधार पर लोकसभा के प्रत्याशी नियुक्त करेंगे, और लोकसभा का जो टिकट है अखिलेश जी 1 साल पहले घोषित कर देंगे प्रभारी बना के, जिससे जो लोकसभा चुनाव लड़े पर्याप्त समय मिल सके। और लोकसभा का जो प्रत्याशी होगा वो जनता के बीच का होगा, जनता का अपना बेटा होगा। तो हम लोगों ने जमीनी स्तर पर काम करना, हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे, पहले से कर रहे थे, और उसको और बढ़ा दिया है। अखिलेश जी हर जगह कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संवाद करेंगे, और अखिलेश जी ने कह रखा है हर जिले में जाएंगे, उस सदस्यता अभियान खुद काटेंगे रसीदें जाके, खुद लोगों से मिलेंगे जो रसीदें कटवाएंगे उन लोगों ने। तो कहीं ना कहीं हम लोग बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। बस केवल कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो अपना उत्साह बनाए रखें, अपना विश्वास अटल रखें, और अगर हमारा कार्यकर्ता उत्साह बनाए रहा और उसने अपना विश्वास अटल रखा तो लोकसभा में परिणाम मिलेगा। जो बुलडोजर चल रहे हैं ना, जो ये दुकानें उठाई जा रही है, लोगों को गरीबों को उठाया जा रहा है, जनता जो है नाराज बैठी हुई है। जी दीपू चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता का जो हम लोग जनता के पास जाके सर्वे कर रहे हैं, जनता यही कह रही है कि इस समय महंगाई बहुत चरम सीमा पे है, आटा दाल चावल हर चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, जिसमें गरीबों का कमाना खाना मुश्किल हो गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या महंगाई वाकई महंगाई है भाजपा सरकार में, या समाजवादी पार्टी की सरकार से अगर तुलना करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो क्या किस सरकार में ज्यादा महंगाई थी? देखिए, एक तरफ तो हमारा देश नाइजीरिया से पीछे जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ एक देश का एक व्यापारी बिल गेट्स से आगे जा रहा है। जिस देश में व्यापारी बिल गेट्स से आगे जा रहा है और देश की जो जीडीपी है नाइजीरिया से पीछे जा रही है, जिस देश में डॉलर की कीमत जो बढ़ती चली जा रही है हमारे देश में, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी। बच्चों को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है। इसी महंगाई को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हरदम महंगाई के मुद्दे भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान की बात की। ये जो हिंदू मुसलमान का जो फंडा है ना, ये इसीलिए लागू किया जाता है जिससे महंगाई के बारे में कुछ सवाल न करें। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा हमसे कि महंगाई के बारे में। कोई पत्रकार पूछते नहीं महंगाई के बारे में, आप डिबेट देखिए, टीवी पे देखिए, कोई पत्रकार महंगाई की बात ही नहीं कर रहा है कि देश में महंगाई कहाँ जा रही है या बेरोजगारी कहाँ जा रही है, कोई नहीं पूछ रहा है। लोग सवाल करते हैं साहब कांवड़ यात्रा चल रही है, उसपे क्या आपकी राय है, साहब पुष्प वर्षा हुई उसपे क्या राय है। ये सवाल इसकी वजह से है क्योंकि जनता के बीच में जब हम और हमारे पत्रकार निकलते हैं तो जनता से ये क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या परेशानी है। जनता की परेशानी समाज के सामने, शासन प्रशासन के सामने और जो मौजूदा सरकार है उसके सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो जनता का ये आंसर आता है। नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि लोग महंगाई की बात करते नहीं। जो पत्रकार साथी हैं हमारे, डिबेट करते हैं, महंगाई की बात ही नहीं करते। वो कहीं कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा करते हैं, कहीं धर्म को और कहते हैं, कहीं मंदिर बनवाते हैं, कहीं कुछ करवाते हैं, लेकिन कभी जो बात महंगाई और बेरोजगारी की होती नहीं टीवी पे। मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम प्रश्न तो किया हमसे कि महंगाई है देश में, वरना तो हमें तो ये लग रहा है देश में कि लोग जो है इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो मैं
देखिए धर्म, मैं भी धर्मधार्मिक हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, मेरे घर में मंदिर बना हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, भोले बाबा का पुजारी हूँ, कांवड़ यात्री मुझे पसंद है। लेकिन कांवड़ यात्रियों को जो पुष्प वर्षा कराते हैं जिन युवाओं पर, जब वो नौकरी मांगने जाते हैं तो आप उन पर लाठियां बरसाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनको भी जवाब देना होगा कि उन पे आप पुष्प वर्षा करवा रहे हैं, तो जब वो रोजगार मांग रहे हैं लाठी बरसा रहा है। वही अग्निवीर बना दिया आपने, प्रदर्शन करना पड़ा बेचारे युवाओं को, यानी कितने युवाओं को ध्यान चली गई और आपने फिर उसका नोटिफिकेशन जारी करके आपने अग्निवीर बना के मारे। तो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को आप गुमराह कर रहे हैं धर्म के नाम पर। और धर्म और कर्म केवल हृदय से अच्छे होते हैं। और अगर इसको हम प्रैक्टिकली कहें तो प्रैक्टिकली तो आदमी रोटी पूरी खाने के लिए सबसे बड़ा देवता तो अन्न देवता होता है, अन्न देवता ना हो तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आप बधाई के पात्र हैं जो आपने महंगाई का मुद्दा पूछा। और विश्वास रखना, अगर समाजवादियों की सरकार बनी सबसे पहले हम चिकित्सा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेंगे। सबसे पहले नेताजी का नारा भी था, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। उसी सिद्धांत पर चलते हैं, विकास इसीलिए करते हैं, विकास होगा तो रोजगार मिलेगा। और ये संविदा जो है ये कोई नौकरी नहीं होती, ये तो लेबरी है। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि संविदा की नौकरी समाजवादी सरकार में कभी नहीं निकलेगी, जब भी निकलेगी परमानेंट निकलेगी और सब बच्चों को नौकरी मिलेगी। सबसे पहले हम नौकरी पे काम करेंगे कि नौकरी कैसे दी जा सके, महंगाई कम कैसे की जा सके, बिजली के दाम कैसे कम किए जा सकते हैं। बिजली तो कितनी महंगी है, इन लोगों ने कहा था हम बिजली हाफ कर देंगे, रेट हाफ कर देंगे, किसानों को बिजली माफ कर देंगे। किया कुछ आप लोग क्यों नहीं पूछते उनसे कि आपने क्यों नहीं बिजली रेट हाफ किया, माफ किया किसानों का बिल? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके पास नीतियां नहीं है। ये लोग ढोंग पे और पाखंड में चलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं सम्मानित पत्रकारों को धन्यवाद देता हूँ, आप जैसे लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ये मुद्दे उठाते हैं। चलिए धन्यवाद।